स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम वर्कशीट 2020-21 विषय विज्ञान क्लास 7 का हल करेंगे। इसमें हम एक एक प्रश्नों के उत्तर जल्दी जल्दी देखेंगे। सबसे पहले खंड आ में एक प्रश्न है। बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और घुटने पर चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त बहना अपने आप रुक गया। चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित है। बूझो के कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस तरह से अब हमको यहाँ से कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। रक्त बहना रुक गया, इसका कारण क्या हो सकता है? तो रक्त बहना रुक गया, इसका कारण उसका थक्का जमना है। यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर। उसके बाद लिखेंगे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए। तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लाज्मा रक्त कोशिका, ये लिख लेंगे हम इसको। इसके बाद लिखेंगे कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। तो इसमें रक्त की जो प्लेटें होती हैं, प्लेटलेट्स, वे रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। उसके पश्चात यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। उपरोक्त चित्र में विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक दिए हुए हैं। प्रतीकों की सहायता से बंद परिपथ और खुला परिपथ का आरेख खींचिए और आरेख में प्रदर्शित कीजिए कि यह परिस्थिति विद्युत किस परिस्थिति में विद्युत बल प्रदीप्त होता है। तो यहाँ पर बंद विद्युत परिपथ, ये यहाँ पर हम इसका बंद विद्युत परिपथ का, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बंद विद्युत परिपथ का चित्र बनाएंगे और इसके बाद हम देखेंगे खुला विद्युत परिपथ का आरेख, ये यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। तो इस तरह से हम इनको बना लेंगे दोनों चित्रों को। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में अवतल या उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखना है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रकों, बसों, कारों में ड्राइवर के पास, जो ड्राइविंग सीट के पास एक दर्पण लगा होता है, वह उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे कि वो पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकता है। इसके बाद है चाल, दूरी, समय के बीच संबंध बताइए। तो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय, यानी हम इसको चाल बराबर दूरी बटे समय, इस समीकरण के द्वारा हम इसको हल करते हैं। इसके बाद है यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी, ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट के बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को आपको देखना है। तो साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। ठंडे पानी में बर्फ देरी से पिघलेगी, क्योंकि ठंडे पानी में गिलास के चारों ओर भाप जम जाएगी। इस तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर को भी ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न क्रमांक 4 है। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो यह धूल युक्त कण नाक के रोम में फंस जाते हैं और इसी कारण से हमको छींक आती है। तो इस तरह से पूरे प्रश्न को एक बार पुनः देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक अगला देखेंगे, चौथे का दूसरा। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के पत्ते की एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र में एक छोटा छिद्र बनाइए, जिसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए और फिरकी को तेज घुमाइए। आपको रंग कैसे दिखाई देते हैं अनुभव लीजिए। फिरकी को तेजी से घुमाने पर रंग आपस में मिल जाते हैं तथा फिरकी सफ़ेद सी प्रतीत होने लगती है, क्योंकि सभी रंगों की फिरकी के रूप में घुमाने पर सभी रंग आपस में एक से प्रतीत हो जाते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 5। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की प्रक्रिया के एक एक उदाहरण को समझाइए। यह भोजन में पाचन में सहायक होती है। जब अमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होने से अपाचन हो जाता है तो कभी कभी अपाचन कष्टदायक हो जाता है, और अपचयन से मुक्ति पाने के लिए हमको MgOH
2 जैसे प्रति अम्ल लेने होते हैं। यह अम्ल के प्रभाव से को उदासीन, ये जो कि अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। तो इस तरह से हम आप इसके प्रश्न के उत्तर को लिख लेंगे। इसका है, इसके बाद इसी का दूसरा है 5वें का, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है। ऊनी वस्त्र ऊष्मारोधी होता है, इसके अतिरिक्त उनके रेशों के बीच वायु रहती है। यह हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है। इस कारण से ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर को भी लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, दर्पण के सामने खड़ा होकर के देखने पर आप प्रतिबिंब देखें और उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले प्रतिबिंबों की तुलना करना, फिर आकार के आधार पर, दर्पण की दूरी के आधार पर, दाएं बाएं हाथ की स्थिति के। तो आकार के आधार पर सामने आकार की ओर प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे की ओर दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम दूसरा प्रश्न इसमें बोला गया है कि दर्पण से दाएं या बाएं हाथ की स्थिति के आधार पर, अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में, अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो हमको दर्पण में बायां हाथ उठता दिखाई देता है, और जब बायां उठाते हैं तो सीधा हाथ उठता दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला है, एक कागज में अंग्रेजी वर्णमाला के A to Z अक्षर वर्णों को दर्पण के सामने देखकर आपको कैसे प्रतीत होंगे। तो जब हम दर्पण के सामने लिख करके देखते हैं तो हमको सारे अक्षर उल्टे प्रतीत होते हैं। तो आपको इस तरह से इसको लिख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल की जानकारी एकत्रित करना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। फिर उसके बाद है जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा दर्शाइए। बादल, संघनन, वाष्प, इन सबको आप एक एक करके हल करेंगे। क्या हम भूमि के नीचे निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भूमि जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भूमि का जो जल स्तर है, हम लगातार अगर जल निकालते रहेंगे तो जल स्तर वो कम हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जल नहीं निकलेगा। उसके बाद है भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस तरह होगी? तो वर्षा का जो जल होता है उसको एकत्रित करके और तालाबों के अतिरिक्त स्थानों पर और जल को पुनः एकत्र करके उसका संग्रहण करके उसका उपयोग किया जा करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जल संग्रहण का एक बहुत प्यारा सा, ये देखो बच्चे ने एक ड्राइंग बनाया है, आप इसको भी ध्यान से देखिए कि अगर नल कोई चल रहा है तो अब हम उसको बंद करके भी जल को बचा सकते हैं। इसके बाद अपने दादा दादी से पूछ करके किन किन स्रोतों से हम पानी पीते हैं, क्या उन स्रोतों का पानी पीने योग्य है कि नहीं। यानी पहले से जब हमारे दादा दादी इनके समय से हम किन किन स्रोतों से जल पीते थे, क्या अब भी उन स्रोतों का जल पीने योग्य है। तो हम अपने दादा दादी से, आप इनको खुद करना है, लेकिन एक आइडिया के लिए हम आपको बता रहे हैं। दादा दादी के समय में नदी, तालाब, झरने, नलकूप से पानी पिया जाता था। उस समय काम योग्य था, परंतु आज प्रदूषण के कारण यह पानी पीने योग्य नहीं है क्योंकि यह दूषित हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा यह विज्ञान का कक्षा 7 का प्रोजेक्ट भी यहाँ समाप्त होता है। और इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम इसी क्लास के 7th के सामाजिक विज्ञान के पेपर को भी हल करेंगे। धन्यवाद।